तो जस्टिस हेमा की कमेटी, उसके सुपरविजन के अंदर एक कमेटी बनी थी जिसने 31/12/2019 को अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उसने जो भी एलिगेशंस लगाए थे, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने ये कमेटी बनाई थी, उन एलिगेशंस को सही पाया था, लेकिन उस रिपोर्ट को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब भी कोई इस तरह की कमेटी बनती है जिसको हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज उसको हेड कर रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा लगता है। उसको सारा, ऐसा थोड़ी है कि जज अकेला जाएगा और चला जाएगा। उसके लिए सिक्योरिटी का प्रबंध भी किया जाएगा, उसको स्टाफ भी दिया जाएगा, उसके और रिसोर्सेज के लिए भी उसको पैसा भी मिलेगा, बहुत सारा अमला उसको दिया जाता है, एक पर्टिकुलर, और सैलरी भी दी जाती है। ऐसा नहीं है दे आर वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें टाइम लगता है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। वहाँ जाकर डिटेल में बात करनी, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को पब्लिश करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पब्लिश करना चाहते, तो वो चीज़ भी आ जाती है। तो यहाँ से सारी चीज़ शुरू होती है कि उसको इन्होंने क्या कर दिया, 19 की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इस चीज़ को लेकर ये सारा हंगामा खड़ा हो रहा है कि जब 19 में रिपोर्ट आ गई थी, तो उसके बाद इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिन्होंने जो फैक्ट्स मिले उनको, उनके आधार पर क्या एफआईआर दर्ज की जा सकती है, ये है। यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि एफआईआर कौन कराए, जिसके साथ अपराध घटित हुआ है वो कराए, विक्टिम कराए। लेकिन विक्टिम तो यहाँ करा नहीं रहा, तो कौन करा सकता है? तो क्या इस रिपोर्ट कर आधार पे भी हो सकती है? तो यहाँ सवाल का जवाब है, यहाँ हो सकती है। इसके अंदर जो रिपोर्ट है वो यही कह रहे हैं कि उसको, क्योंकि एफ आई आर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो दैट इज डिस्क्लोजिंग एन ऑफेंस, वो एक ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रही है। तो उसके आधार पर यू कैन रजिस्टर एफ आई आर, आप एफ आई आर रजिस्टर करें और इंक्वायरी करें। तो स्टेट हैज द पावर। और सुओ मोटो भी होती है, कोर्ट भी तो कई बार कहती है, सुओ मोटो एक्शन लेके कहती है कि भाई एफ आई आर दर्ज करके इसको इंक्वायरी करो। और दूसरा, पुलिस अपने आप से भी कर सकती है, बट उसके अंदर यही है कि जो पुलिस वाले के संज्ञान में जो चीज आई है, यदि उसको इन्फॉर्मेशन मानते हुए एफ आई आर करे, तो ही कैन नॉट बी आई ओ इन दैट, ही कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पर वो उसको, ही कैन पुट द मशीनरी इन एक्शन, उसको तो कर ही सकता है ना, लॉ को तो एक्शन में डाल ही सकता है। तो यहाँ दूसरी चीज इस चीज के लिए कही जा रही है इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर। तीसरी जो बड़ी चीज ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यदि हम बात करते हैं, तो इसके अंदर बात कर रखी है आर्टिकल 15 ए का ई। वो क्या कहता है? रिनाउंस प्रैक्टिस, प्रैक्टिसेस दैट आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, उन सारी चीजों पर रोक लगाना। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन भी है। तो इसके लिए कोई भी जब एक प्रावधान बना रखा है कि इट इज द होल सोल ड्यूटी। इससे पहले केरला स्टोरी एक मूवी की बात आई, उसके अंदर सारी चीजें दिखाई गई, कितनी सच है कितनी झूठ है उस पर तो हम नहीं जाएंगे। सिटीजन सेक्शन ना ले, हाँ एवरी सिटीजन की ड्यूटी है, वो तो जिसने भी पीआईएल डाली है, जिसके जिस केस के आधार पर ये कमेटी बनी है, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसकी रिपोर्ट अपने आप में ही दैट कैन बी ट्रीटेड एज एफआईआर। उस रिपोर्ट को एफआईआर ट्रीट करते हुए आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज बाद आदमी क्या होता है कि आदमी उस समय डरता है, उसको अपने भविष्य से भी ये लगता है कि आगे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम बदनाम हो जाओगे, ये सारी चीजें भी हैं। पर ये कमेटी बनी इसलिए, उसने जैसे इन्फॉर्मेशन निकाली है वैसे काउंसलिंग करके उनको एक्टिवेट भी तो किया जा सकता है। इससे पहले 1992 का अजमेर का जो केस था, उसमें भी तो किसी ने पहल की होगी। जब तक हम समाज को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक हम समाज को एक्टिवेट नहीं करेंगे, उनको भरोसा नहीं दिलाएंगे कि स्टेट आपके साथ है, आपके साथ कुछ गलत होने वाला नहीं है, तब तक तो बात बनेगी नहीं। तो जब ये एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर होने के बाद उनको लगेगा पुलिस की भी सपोर्ट है, कोर्ट की भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है। गवर्नमेंट की मंशा तो होनी चाहिए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट किस पे चल रही है, आधार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस। और कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल पर्टिकुलरली कह रहा है इस बात का, 51 जो आर्टिकल है उसका ए का ई पार्ट क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि जैसे इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन की डिग्निटी को कम करती हैं, तो उन सारी प्रैक्टिसेस को खत्म करना, तो उसके अंदर दिस इज
वन ऑफ देम। हाँ, उसके अंदर ये है कि पहले एक आईपीसी के अंदर प्रोविजन होता था कि यदि कोई आदमी गलत कर रहा है तो थर्ड पार्टी, लेकिन वो थोड़ा सा माइल्ड सा है। उसके अंदर ये हो रहा है कि कोई आदमी किसी औरत को देख के गलत इशारे करता है, कोई बात बोलता है, कुछ और करता है, अंग प्रदर्शन करता है, इस तरह की बात करता है, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या थी उस पर्टिकुलर महिला को ये सारी चीज, ये मैसेज कन्वे करने की, लेकिन वो किसी कारण से वो महिला नहीं देख पाती और थर्ड आदमी देख लेता है, तो 509 के तहत वो भी उसकी शिकायत कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये है इंटेंशन को प्रूव करना है कि हिज इंटेंशन वाज दिस, इसकी इंटेंशन इस तरह की थी, बस वहां इंटेंशन को प्रूव करना है। तो वहां महिला ना भी हो तो भी चल सकता है 509 के अंदर, आईपीसी 509 के अंदर जो पिछली आईपीसी थी उसके अंदर ये प्रोविजन था। लेकिन यहां भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्योंकि गवाही तो उसकी आएगी ना, शी हैज टू प्रूव द फैक्ट। एविडेंस कहाँ से आएंगे? आपने एफआईआर दर्ज कर दी, आप फैक्ट्स ले आए, सारी चीज ले आए, केस वीक रहेगा, क्योंकि एविडेंस उन इसलिए जिनके साथ ये घटनाएं घटित हुई है उनको ही आगे लाने की जरूरत है, और वो आगे नहीं आते, इसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। कन्वर्जन जो हो रहा है वहाँ, वो भी इसी वजह से हो रहा है। इतनी औरतें वहां से, केरला से गायब हो गई, उसके पीछे भी यही कारण है कि हम जागरूक नहीं है। हम क्या करते हैं, वी वांट टू सेव आवर स्किन ओनली, बस हम अपने बचाव में करते रहते हैं। अपने बचाव के अंदर आप हमेशा कमजोर रहोगे। जब सबके बचाव की बात करोगे, संगठित होगे, तो यू विल फाइंड सम वे, तो ये आपको रास्ता मिलेगा, और कोई चारा है नहीं। तो दूसरा ये कह रहा है कि गवर्नमेंट किसके बेसिस पे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोविजन है ये। और थर्ड, इस आर्टिकल के अंदर बात की है मीडिया की। इन्होंने कहा है कि मीडिया क्या करता है, हर चीज का ट्रायल कर देता है, इफ बट करनी शुरू कर देता है। तो इनको भी हिदायत दी है, जो ये बनाया है इसने 3 ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है ना, derogatory dignity of the woman, the state cannot afford to remain a mute spectator on the social and economic injustice that is meted out to women in general, who constitute a significant section of its citizenry। कि औरतों पे ऐसा हो रहा है तो आप वो कैसे चुप रह सकते हो? आर्टिकल का हवाला भी दिया है इसके अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्ट्स किस लिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए, उनके भावना को बनाए रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दे आर एक्टिंग एज अ गार्जियन। तो यहाँ वो भी चीज हो गई। तो इसके अंदर 3 चीजें हमारी निकल के आ गई, और चौथा चीजें क्या है, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कह दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं है आप कुछ नहीं बताओगे, आप बताओगे। वैसे भी जब तक कोई चीज इन्वेस्टिगेशन के अंडर चल रही होती है, इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो यू नॉट नीड नॉट टू डिस्क्लोज दैट, क्योंकि फिर इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होती है। आपने बता दिया कि हम ये कर रहे हैं, उससे मिलेंगे, इसको पकड़ेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, तो वो एक्टिव हो जाएंगे। तो उस सब के लिए क्या है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। जब कंक्रीट कोई चीज आपके हाथ लगे उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो मीडिया ट्रायल के लिए भी इस पर रोक लगाई गई है। द कॉल, ये इसमें दे रखा है ये देखो आप, ये द कोर्ट ऑल्सो रिस्टेन द एसआईटी मेंबर्स। एसआईटी फॉर्म कर दी उन्होंने कि गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, तो एसआईटी फॉर्म कर दी। द कोर्ट ऑल्सो रिस्टेन द एसआईटी मेंबर ऑफ from giving press conferences or communicating with the media on any aspect of the investigating conducted in connection with the report of the committee। जो ये जस्टिस हेमा की जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पे एसआईटी कर दी और वो काम करेगी। ठीक है। तो मीडिया से, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मीडिया को आप कुछ भी ना बताएं, मीडिया के बिना तो काम चलता नहीं है। बट मीडिया को भी मीडिया ट्रायल नहीं करनी चाहिए, ऐसा है वैसा है ये है भ्रमित करने के लिए। तो फेयर उसके लिए मीडिया को भी यहाँ कोऑपरेट करने की जरूरत है। तो ये भी कह दिया, उनको भी कह दिया कि हर बात के लिए आपको मीडिया ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, मीडिया में सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी है वो आप बताएं। ठीक है। और उनको भी कह दिया कि the court asked the print, electronic and social media to ensure that undue pressure was not applied on the investigation team to adhere to the proprietary code of conduct in the matter of publishing news governing any aspect of the committee report। The court said it did not feel any need to pass an formal order restraining the media। तो कह रहे हैं कि आप समझदार हैं, इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े कॉज के लिए हो रहा है, महिलाओं के लिए हो रहा है, संविधान की रक्षा के लिए हो रही है सारी चीजें।
तो अब मैं वी डोंट वांट टू पास अ रिटर्न ऑर्डर कि मीडिया को हम रिस्ट्रेन नहीं करना चाहते, क्योंकि मीडिया के बिना भी देश नहीं चलता। तो मीडिया को यहाँ अपनी सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। तो ये है इस आर्टिकल, ठीक है। फिर है इसके बाद, यूएई इंडिया टाइज आर रूटेड इन एफिनिटी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। तो जो वर्ड एफिनिटी है ना, ये कुछ समानताएं निकालना, एक दूसरे को भरोसा करना, इस तरह से उसके निकल के आता है। तो ये तीन चीजों की बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिलेशन है वो कैसे हैं, एफिनिटी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे के रिलेशन। तो अब इसकी जो पॉपुलेशन है, इंडिया क्या है, 40 टाइम्स लार्जर देन यूएई, 40 गुना बड़ा है। और दूसरा क्या है, यूएई के पास आज की तारीख में यूएई को हर चीज की जरूरत है। लगभग 35 लाख लोग इंडिया के वहां रह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की वहां रह रही है। दूसरा, क्योंकि ऑयल बेस्ड कंट्री है ये, आने वाला टाइम कैसा है, आने वाले टाइम के अंदर ग्रीन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, सोलर एनर्जी आ जाएगी। ये तो वो आने के बाद हो सकता है कि पेट्रोलियम खत्म भी कभी भी हो सकता है और अल्टरनेट भी कभी भी मिल सकता है। तो इसलिए इनको वहां क्या करना है, इनके पास दूसरा रिसोर्स क्या है, दैट इज टूरिज्म और फ्री ट्रेड। इनके पास दो ही चीज बचती है। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए, आगे बनाए रखने के लिए आज ये उस पैसे का यूटिलाइजेशन बहुत सोच समझ कर रहे हैं। दो ही चीजों में कर रहे हैं ये इन्वेस्ट, टूरिज्म के अंदर और ओपन ट्रेड के अंदर। तो आप देखोगे दुबई में लोग बाग बहुत अच्छे होटल्स और बहुत सारी चीजें, इन्होंने मॉल्स वगैरह, आइस स्केटिंग और पता नहीं क्या क्या बना दिया है। वो सब इसी उद्देश्य से बनाया है ताकि लोग वहां आए। और एक फ्री वो भी बना रखा है, मार्केट बना रखा है, परचेजिंग बहुत सारे लोग करके लाते हैं वहां से, ठीक है। इनको रिलेशन किस लिए चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इनके पास पैसा है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यदि यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं ये, तो इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है। अब यहाँ देखो आप इस आर्टिकल के अंदर, ये स्ट्रेंथनिंग द एक्सपायरेट कम्युनिटी। तो 35 लाख की जो कम्युनिटी है, कमिटमेंट टू टॉलरेंस, इंक्लूजन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज, ये देखने को भी मिलता है। इनके जो मिनिस्टर है, ये वोटिंग राइट सबसे पहले यूएई ने दिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, औरतों को बाहर जाने की परमिशन दी है। तो ये क्या है कि जो मुस्लिम कल्चर था उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन और बायलेटरल ट्रेड जंप्ड ओवर 15%। अभी तो बिजनेस में, कॉमर्स में, इसमें, और इस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनाया। वो मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी, ये कैसे दिखाना चाह रहे हैं इंडिया की तरह, जैसे इंडिया टॉलरेंट है ना, कि यहाँ मस्जिद भी है, यहाँ चर्च भी है, यहाँ और भी सारी चीजें हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक टॉलरेंट उसकी तरह दिखाना चाह रहे हैं कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो और किस किस क्षेत्र में मदद करने की बात कर रहे हैं, इंडिया रिसर्च इनटू न्यूक्लियर डिसलाइनेशन, सेलिन वाटर जो होता है ना, खारा पानी जो होता है, सेलिन वाटर, ये देखो इसके अंदर, ये उस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये किस किस चीज के अंदर काम कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर डीसैलिनाइजेशन टू प्रोड्यूस क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और इसके अंदर और सारी पार्टनरशिप कैन बी enable advances not just in green energy production but also in medicine technology, scientific research, agriculture and industries। अभी कुछ दिनों पहले आईआईटी बॉम्बे की भी एक शाखा वहाँ खुली है यूएई में, सेंट्रल स्कूल की भी कई ब्रांचेस वहाँ खुल चुकी हैं। तो इंडिया एजुकेशन हब के रूप में भी, तो ये पढ़ लेना, ये इस तरह का है। और जो तीसरा आर्टिकल है, ये एक ड्रग की बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से ही ड्रग्स के ऊपर और मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, सरकार के उसके ऊपर, तीनों रिफॉर्म्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसी से कंटिन्यूस ये आर्टिकल है। ये है मोंटेलुकास्ट, ये एक ड्रग है, तो ओवर यूज्ड एंड डेंजरस, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो ड्रग है किस में यूज होती है, अस्थमा में यूज होती है। और दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है क्योर करने के लिए, एक चीज होती है रोकने के लिए। तो ये क्या है कि इमीडिएट उस चीज को रोकने में तो काम कर सकती है, लेकिन क्योर कुछ किसी चीज से अलग से होना चाहिए। यदि इसको एज ए क्योर यूज करेंगे तो वो घातक है।
तो इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च भी हैं, वो सारी चीजें इसमें दे रखी है। तो अब यहाँ दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, ये ऐसा होता क्यों है? जब विदेशों के अंदर इस चीज पे बैन लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, और उसके बाद भी हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर अवेयरनेस जानी चाहिए कि कौन सी ड्रग्स की कितने यूज हम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। तो इसमें स्टार्ट यहां से हुआ है। आप देखो यहां पर, इन February 18, Harry Miller, a 14-year-old British teenager, died by suicide after struggling to cope with mental health issues for 2 years. Yeah, Miller, who has been suffering from asthma, has been prescribed this drug on an ongoing basis for those of 2 years. A couple of years after this incident, the US Food and Drug Administration (FDA) black box warning to Montelukast, and the Medicine and the Healthcare Product Regulatory Agency (UK) issued a health warning saying that the drug could cause serious neuropsychiatric adverse effects. Several patient advocacy groups across the world has been lobbying for the restricted use of this drug. ठीक है, कहाँ से शुरू हुई? ये कह रहे हैं कंटिन्यूस यूज, उसने किसी ने प्रिस्क्राइब कर दी उस ड्रग्स को, और प्रिस्क्राइब करने के बाद दो साल के अंदर उसको मेंटल इश्यूज हो गए और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो मेंटल इश्यूज यहाँ भी किसी के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि हम तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिकल से ही पूछ लेते हैं, वैसी कोई अच्छी दवाई दे दे, तो मेडिकल स्टोर वाले को क्या पता, उसको पता है कि दवाई इसमें यूज होती है, वो दे देता है। तो यहाँ आधे डॉक्टर तो मेडिकल स्टोर वाले हैं, आधे डॉक्टर झोला छाप है जिनको कोई लेना देना नहीं है, आधे डॉक्टर है वो अपडेटेड नहीं है। पता है गवर्नमेंट को, आती है, हाँ बिल्कुल आती है, गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती है। लेकिन जैसे हम कल बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई लीगल एक्शन लेने के लिए भी तो कुछ हो, हम कैसे, हाँ वो तो हमारे पास है ही नहीं। हर स्टोर पे चिपका दो, सारा कुछ कर दो, लेकिन कौन उस वार्निंग को देखता है? सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है ना, इट में कॉज कैंसर। आजकल शराब की बोतल पे भी वार्निंग होती है, लेकिन हु केयर्स, कौन परवाह करता है उसकी? तो जिसने सोच लिया उसने सोच लिया, जो करेगा वो करेगा ही। ये जो अवेयरनेस है, ये ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में तो बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि जब भी कोई नई दवाई बनती है, आज मान लो मैंने एक नई दवाई बनाई मार्केट के अंदर, अब मैंने नई दवाई बनाई तो मुझे पता है इसके साइड इफेक्ट्स आते आते भी टाइम लगेंगे, लेकिन मैंने उस दवाई को लॉन्च कर दिया, ठीक है, लंबे समय के बाद उसके इफेक्ट्स पता लगते हैं स्टडी करने पर हमने 3 स्टेज टेस्ट वगैरह कंडक्ट करके जिस तैसे उस दवाई को लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद क्या होता है कि मेरे पास उस पर्टिकुलर दवाई के, जो मैंने इनोवेट की है नई, उसका पेटेंट है, और पेटेंट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड ओनली। मुझे पता है कि पेटेंट मेरे पास 10 साल 12 साल तक की है, 12 साल के बाद वो पेटेंट जो है वो हट जाएगा, उसके बाद कोई भी इस ड्रग्स को बना सकेगा, कोई भी इस दवाई को बना सकेगा। आई हैव टू मेक इट पब्लिक, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे है ये। तो ये 12 साल का जो पीरियड है, मुझे सारी कॉस्ट इसी में रिकवर करनी है। तो कल हम जो कर रहे थे उसको इससे लिंक करके देखो, वो पेटेंट में यदि मैंने बना दिया, मुझे पता है 12 साल में मैंने सारी कॉस्ट रिकवर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर्स को प्रलोभन ज्यादा से ज्यादा दूंगा, कमीशन ज्यादा से ज्यादा दूंगा, उनको बाहर के टूर की बात करूंगा, एमआरस भेजूंगा, उनको गिफ्ट्स दूंगा, ये सारी चीजें। और तभी तो करेंगे। तो 12 साल के पीरियड के अंदर मैं मैक्सिमम इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जब और प्लेयर आ जाएंगे, तब तक और रिसर्च भी कर लेंगे। तो ये जो मेडिसिन का नेक्सस है, ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और ये पूरे उसको कंट्रोल करता है। अकेली ये जो ड्रग्स है, ये इंडिया के अंदर, यहां मैं पढ़ रहा था शायद इसी आर्टिकल में, 2400 करोड़ की है ये, द एनुअल सेल ऑफ Montelukast were more than 2400 crore. See, it's here in this article. यहां पर आप सोचो, 2400 करोड़ का बिजनेस है यहां, ये 2400 करोड़, और ये एक साल का है, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग अप्रैल 2023-24 पीरियड, ये एक साल के अंदर, और लेस देन 3% ऑफ द सेल आर पोटेंशियली गाइडलाइन बेस्ड। और गाइडलाइन बेस्ड सेल कितनी है इसकी? 100 में से ओनली 3%। दिस इज द अलार्मिंग साइन। 97% लोगों को तो यही नहीं पता
कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, यू कैन प्रिस्क्राइब इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड, व्हाट इज इट्स मोटिव, आप कब देंगे, किस तरह से देंगे, आंख मीच के लिखे जा रहे हैं, कमीशन आए जा रहा है। 2400 करोड़ का बिजनेस एक साल का है, तो आप सोचो कितना पैसा उसमें भी जाता होगा, डॉक्टर्स को जाता होगा, बाहर के टूर वगैरह, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाहर के टूर्स वगैरह प्लान मत करो डॉक्टर्स को, कि इस तरह के यदि दवाई कंपनियां जो टूर है ये ना कराए ये सब। तो आप समझ गए, तो इसका मेन रीजन यही है। फिर दूसरा यहां देखो इसके ऊपर, ये अ स्टडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, यहां पढ़ रहा हूं मैं ये, in JAMA in 2022 concluded a much higher risk of anxiety and insomnia among the neuropsychiatric adverse effect from this drug. Large studies in Denmark and US, Korea and UK have suggested a strong association between the use of drug and the serious mental health illness issue. और ऐसा नहीं है अस्थमा क्योरेबल है, अस्थमा तो प्रिकॉशन से भी कम किया जा सकता है, अस्थमा क्योरेबल भी है, और अस्थमा के अंदर तो देयर आर सो मेनी रेमेडीज और दवाइयां भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो इशू है इट इज सीरियस इशू, यदि ये ड्रग्स आप लंबे समय तक देते रहो तो मेंटल इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, और ये कंफर्म हो चुका है। उसके बाद भी देर इज नो एडवाइजरी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि केवल 2400 करोड़ में से 2400 करोड़ की जो ड्रग्स बेची जाती है उसमें से केवल 3% ऐसी होती है जिनके साथ गाइडलाइंस जारी की जाती है, और उन गाइडलाइंस को फॉलो कितना किया जाता है, देर इज ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। ये जरूरी थोड़ी 3% कर दिया, 3% तो है, तो इसका मतलब क्या है, 100% के लगभग हम क्या कर रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं सारी चीज। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है सारे आर्टिकल को। तो ये किस चीज के लिए कह रहे हैं, पिछली बार भी पिछले 2-3 आर्टिकल्स में वही सारी बात चल रही है कि रेगुलेटरी स्टेप्स उठाएं, ये सारा करें बस। द ANI's डिफेमेशन सूट अगेंस्ट विकिपीडिया, तो एशिया, ये जो ANI है ये एशियन न्यूज इंटरनेशनल, इसने एक लॉ सूट फाइल किया है। ठीक है, दो हैं ये, विकीमीडिया और विकीपीडिया। विकीमीडिया पहले उसकी पेरेंट कंपनी है, और विकीपीडिया जो आप देखते हो कुछ भी सर्च करते हो तो उसी पे आता है। तो यहाँ क्या है, इसके ऊपर है, तो लगभग कितने लोग यूज करते हैं, 78 करोड़ लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी जाती क्यों है, उसका मेन रीजन ये है कि विकिपीडिया आपको अलाउ करता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन देखी, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, तो आप देन एंड देयर अमेंड कर सकते हैं। तो इनको पहले भी इस चीज को लेकर कोर्ट ने काफी बार एडमोनिश भी किया है कि आप इस प्रैक्टिस को सुधारें, एक सेंसरशिप तो होनी चाहिए, किस चीज को लेके क्या आर्टिकल्स हैं, क्या है, वो भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है, उसमें सारी चीजें ऐसी हैं। तो उसके अंदर, तो यहाँ ये आप देखो इसके अंदर, इसका जो पूरा आर्टिकल मैं नहीं बता रहा हूँ, छोटा छोटा सा बस इसके अंदर ये है। यहाँ देखो, यहाँ से द हिंदू, ये यहाँ से देखो, द हिंदू वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ रनिंग ए प्रो इंडियन फेक न्यूज नेटवर्क एम्ड एट influencing European think tank against Pakistan. A version of the article then read, over the time this rough sentence in the page introduction was smoothened and annotated and crystallized into what it says today. That is, that the agency is accused of having served a propaganda tool for incumbent central government, distributing material from the vast network of fake news websites and misreporting events on multiple occasions. इस तरह की सारी चीजें ये हो रही हैं उसकी वजह से। और यहाँ जो है आखिरी के अंदर कितना डैमेज, दिल्ली हाई कोर्ट अर्लियर दिस ईयर सीकिंग 2 करोड़ इन डैमेजेस, वो सुन रहा है 2 करोड़ रुपए डैमेजेस के मांगे। तो इस तरह ये जो भी नैरेटिव बना रहा है, जो इस तरह की ये हो रही हैं, उसको लेकर ये सारा केस है। तो ये एक आप देखोगे तो कहाँ कहाँ कितना कितना है, और कई कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट वो भी लिया है। यहाँ देखो, द एनसाइक्लोपीडिया अलाउज नियरली एनीवन, क्या है दिक्कत कहाँ है कि कोई भी इस पे जाके एडिट कर सकता है, आप भी एडिट कर सकते हो किसी चीज को, मेरे बारे में कोई जानकारी डली हुई है, आप उससे बेहतर जानकारी देते हो तो आप भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ दिस इज द मेन कॉज, ये कह रहा है
The encyclopedia allows nearly anyone to edit post, even without being logged in. जब आप लॉग इन नहीं कर रहे तो आपको कैसे पता लगेगा कि किसने किया है? ये दिस इज द हाईली रिस्की फैक्टर. So, however, some posts on contentious topics are restricted, some from the long duration, to restrict user with a track record of making contribution that have been upheld by other user. Norms on the site are decided by the community, yeah, and may be enforced unevenly, with articles on less notable subjects suffering from issues like एडवर्टाइजिंग लाइक लैंग्वेज. तो ये जो है ये सबसे रिस्की है यहाँ पर. ठीक है, तो इसलिए उन सारी चीजों को लेके केस चल रहा है. पहले भी इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशंस भी बैन किए हैं और भी बैन किए हैं, तो इसको भी बैन कर देंगे. बैन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है. अगला आर्टिकल इसी में है, तो ये कैंसर के बारे में है. ठीक है, इंडिया के अंदर जो कैंसर फैल रहा है, इसमें बता रहे हैं ये कि किस किस तरह के कैंसर है. इन सितंबर ड्यूरिंग ओवरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ, सितंबर को उसके रूप में मनाया जा रहा है, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग द कैंसर लेस नॉन फैक्ट्स, उन सारों के बारे में बताया जा रहा है. तो ये कह रहे हैं कि जिनकी जेनेटिक वो है, इसके अंदर दो टाइप है, टाइप 1 टाइप 2 बताया है. तो इसकी जो ये ओवरी जो कैंसर है, इसका पता भी बहुत बाद में लगता है. और जो सिम्टम्स इसके अंदर बताए हुए हैं, ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. जो सिम्टम्स बताए हुए हैं वो कॉमन सिम्टम्स हैं, वो और कई बीमारियों में और जर्नली होते रहते हैं. तो इसलिए कि ये सिम्टम्स उसके हैं या ओवरी कैंसर के हैं, हम उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. तो यहाँ देखो आप, इसके अंदर सिम्टम्स कहाँ बता रखे हैं. और एक और जो ये रिपोर्ट है, यहाँ पर देखो, ये इस जगह, ये 2022 की जो रिपोर्ट है, ये यहाँ पे कह रहे हैं 2022 के अंदर 47,333 न्यू ओवरियन कैंसर केसेस, और उसके अंदर से 32,978 की डेथ हो गई. तो डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर. क्यों है? क्योंकि हमें पता ही थर्ड स्टेज पे लगता है यहाँ पर. ठीक है, तो ये सारा करके इसके अंदर मेन कॉज जो है, ये तो चलो जो है वो है ही. मेन कॉज क्या बताया है? लाइफस्टाइल फैक्टर. यहां पर आ जाओ आप. तो लाइफस्टाइल फैक्टर के अंदर क्या क्या है? टेल्कम पाउडर जेनाइटल एरिया के अंदर जो यूज करते हैं वो, दैट इज वन ऑफ द रीजन. ठीक है, और दूसरा क्या है? आप केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं जो आपके बालों को डाई कर रहे हैं, वो उससे. ठीक है, और तीसरा क्या है? जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ये स्ट्रेटनर, रिलैक्सर, प्रेसिंग प्रोडक्ट्स, ये बालों को जो स्ट्रेट वगैरह कराते हैं उनसे संबंधित ही होगा ही, है ना, वो हो गया. और सबसे ज्यादा जो है उसके अंदर ये सारा रिस्क है. और एक और उन्होंने यहाँ डिस्कस कर रखा है, वो इंपॉर्टेंट है. वो है यहाँ पर कि हम जो चीजों को बर्दाश्त करने से भागते हैं ना, वो ये है HRT, मेनोपोज एंड जेनेटिक काउंसलिंग. तो HRT जो क्या है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है. और ये हम क्या करते हैं, ये जो थेरेपी है, इस थेरेपी से भी ये हो रहे हैं. और हार्मोन ये थेरेपी कब होती है? इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो भी हमें रिस्क पे डाल रहा है. ये यहाँ इसलिए कह रहे हैं हार्मोन थेरेपीज, जो थायराइड्स हो गई है, मेनोपोज के समय में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, कल हम उसको डिस्कस भी कर रहे थे कल. तो उन हार्मोन्स जब वो चेंजेस आते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. उससे क्या होता है कि फिजिकल रिलेशन बनाने में तकलीफ होती है, और जो आपके मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर देते हैं? ये हार्मोन थेरेपी ले लेते हैं. और दिस हार्मोन थेरेपी इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि प्रकृति ने जो चीजें बनाई है, प्रकृति ने जो हमारा शरीर बनाया है, जिस हिसाब से शरीर की चेंजेस बनाई है, हम उसी के साथ लड़ रहे हैं. हेयर डाई भी तो इसलिए करते हैं हम, बूढ़े ना दिखें. और ये सारी चीजें भी हम इसलिए करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक उन चीजों को एंजॉय कर सके. और ये हार्मोन थेरेपी थायराइड से लेके इन सारी चीजों को लेके होती है. तो जब हम व्हेन वी गो अगेंस्ट नेचर, जब इस तरह की हम चीजें करते हैं, दवाइयों के माध्यम से शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन लाने की, वो करने की कोशिश करते हैं,
तो उसका नतीजा क्या होता है? उसके नतीजे यही होते हैं कि आपके शरीर पे कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट आएगा और वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये मेन कॉज इसके अंदर है। तो आप देख लो हेयर वाली जो डाई है वो कितनी खतरनाक होती है, लोगों की आंखें भी कमजोर हो जाती है। मेरे को भी कहते हैं भाई साहब हेयर डाई करोगे तो उम्र कम लगेगी। तो मैंने कहा जरूरत नहीं है, जितनी उम्र है वो अच्छे से बीते, दिस इज द मेन थिंग। बजाय इसके कि आंखें चली जाएं, लाठी लेके चले, तो ऐसी जवानी का क्या फायदा? मतलब ऐसा जवान दिखने का, जवानी कहाँ आती है बालों से? ऐसे लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो रिस्क, उससे भी बहुत लोगों की जान जाती है। हम सोचते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से क्या होता है, बहुत सारे लोग जान गंवा चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। बॉडी लॉस के अंदर जो वेट फैट ऑपरेशन के जरिए फैट को कम करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत सारे जान गंवा चुके हैं बहुत सारे लोग। तो ये जितनी भी थेरेपी है नेचुरल मेथड से आप जो चीज कर पाए वहां तक ठीक है। एजिंग इज अ प्रोसेस, उसको हमें मानना पड़ेगा कि समय के साथ साथ शरीर में परिवर्तन आएंगे, समय के साथ साथ हम बूढ़े भी होंगे। हम हमेशा जवान बने नहीं रह सकते, लेकिन ये जो ललक है हमेशा जवान बने रहने की, ये हमें और रिस्क में और खतरे में डाल रही है। और दिस इज द वन एग्जाम्पल। और सारे एग्जाम्पल भी ऐसा थोड़ी, ये तो औरतों में बात कर रखी है। ये जो डाई कर रहे हैं लोग बाग, मूछें भी डाई करते हैं, और ये जो आईब्रो होती है ये भी डाई करते हैं। तो आंखों पे कितना भारी इफेक्ट कर रहा होगा ये सोचो, कि एक इंटरनल ऑर्गन पे जब इतना इफेक्ट डल रहा है तो सीधे सीधे आई साइट पर और उन पर, तो इनसे बच के रहना है। तो आज के में ये आप पढ़ लेना, ठीक है।